नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 2021 एग्जाम के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले मॉडल पेपर नंबर 5 देखा था हमने। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में एक बटन में संस्कृत और पर्यावरण के 60 प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे। आज के मॉडल पेपर नंबर 6 में हम बाल विकास और हिंदी के 30 यानी टोटल 60 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। सीखने को समृद्ध करना है, कक्षा में आवधिक जो परीक्षाएं हैं उन पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरण जो है उनको कक्षा में लाया जाए और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, या कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि वास्तविक जो दुनिया है उससे उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी क्या करें, एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को जो है वो सुगम बनाए। और सीखना आप जानते हैं कि कोई भी छात्र है बेहतर तरीके से तभी सीख सकता है जब जो एक्चुअल दुनिया है, वास्तविक दुनिया है, उसके उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किए जाएं। दूसरा प्रश्न है कि आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक, गौड़। तो गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक, गौड़ में से कौन सा आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु जो है उसके दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। बात हो रही है जन्म से लगभग 2 वर्ष, तो अमूर्त तरीका जो है बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर। भाषा का नए अर्जित ज्ञान कहाँ से जन्म से 2 वर्ष में कर लेगा? इंद्रियों का प्रयोग आपका बिल्कुल सही होगा। जन्म से 2 वर्ष की जब बात होगी, जिसे हम संवेदी कामक अवस्था भी कहते हैं, तो आपका थर्ड का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका चौथा। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरा वैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक बुद्धि, अस्तित्व परक बुद्धि, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, या प्राकृतिक बुद्धि। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो अंतरा वैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक बुद्धि आपका सही होगा। अंतरा जो वैयक्तिक बुद्धि है उससे तात्पर्य है अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझना, दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता, इन सभी से संबंधित होता है अंतरा वैयक्तिक। और अंतः वैयक्तिक क्या होता है? अंतः वैयक्तिक आप कहेंगे अपने भाव संवेगों को आप देखें या विभेद करें, स्वयं के व्यवहार को जो निर्देशित करने की क्षमता होती है वो होती है अंतः वैयक्तिक, और अंतरा दूसरे व्यक्तियों से संबंधित। ये दोनों आपके संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही जो है वो नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो जो इंटरनली मोटिवेटेड बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो ये हमेशा सफल होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही नहीं है होगा। छठा प्रश्न है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कि दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो जो समावेशी शिक्षा है उसमें अलग अलग लेवल के बच्चे रहेंगे, सभी को साथ पढ़ाकर साथ मिलाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न 7 है कि सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, या फिर शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, या सीखने के 7 तथ्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। तो सीखने की जो तत्परता है किसकी ओर संकेत करती है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे सीखने के जो सातत्य जो है उसमें शिक्षार्थियों का वर्तमान जो संज्ञानात्मक स्तर है उसकी ओर संकेत जो है वो करती है सीखने की तत्परता। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तो उस कार्य को करने में वो कैसा टेंशन महसूस करेगा, तनाव महसूस करेगा। तो तत्परता आपका सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका
8वां क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, व्यवहारविदों का या गेस्टाल्टवादियों का? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि गेस्टाल्टवादी जो है ये आपका सही होगा क्षेत्र सिद्धांत। दिया किसने है? तो कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, कुर्ट लेविन के द्वारा जो है क्षेत्र सिद्धांत दिया गया है। और कुर्ट लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। इनका कहना मतलब था कि मानव जो व्यवहार होता है ना वो व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल होता है। इन्होंने एक सूत्र भी दिया था बी बराबर एफ पी इंटू ई करके, वो भी आप याद रख सकते हैं। नवा प्रश्न है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न या व्यवहारगत विघ्न? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सांस्कृतिक कारक आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारक अधिगम अक्षमता उत्पन्न जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये जो सभी नाम लिखे हैं इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार जो है वो है वाक संबद्ध रोग, भाषाघात, चलाघात या पठन वैकल्प? नाम इंग्लिश के जरूर देख लिया करिए क्योंकि देखिए पठन वैकल्प आपने भले ना सुना हो, डिसलेक्सिया तो हमने पिछली वाले मॉडल पेपर में आपको बताया था। तो भाषा संबंधी बात की गई है विकार, तो ये आता है अफेजिया में, बी वाला यानी कि भाषाघात जो है इसे कहते हैं। इंग्लिश का टर्म याद करिए, इसे कहते हैं अफेजिया। भाषा और संप्रेषण अधिगम जो आवश्यकता होती है ना उसे अफेजिया कहते हैं। इसमें जो भी छात्र या पीड़ित छात्र आता है वो मौखिक रूप से सीखने, अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। और इसी से ही मिलता जुलता एक होता है डिस्फेजिया, ये है अफेजिया। और एक होता है डिस्फेजिया, वो क्या होता है? डी आई नहीं, डी वाई, डी वाई एस पी एच ए एस आई ए। ये होता है जब मन मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता दिखे तो उसे कहते हैं डिस्फेजिया। 11 प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार, चॉस्की नहीं है यहाँ पर, आधी माँ भी होगी, तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार्य इच्छा या भाषा अर्जन क्षेत्र? आंसर की बात करते हैं तो आपका भाषा अर्जन साधन जो है यहाँ पर सही होगा। चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत है, इतना आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 12 कि किंडरगार्टन शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है? बच्चों का गार्डन, बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल या बच्चों के खेल का मैदान? तो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है आपका बिल्कुल बालकों का बगीचा होता है इसका अर्थ। तो बच्चों के खेल का मैदान और बच्चों का गार्डन दो इससे मिलते जुलते दिए हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बच्चों का गार्डन सही होगा। तो किंडरगार्टन आपका है, ये आपका जर्मन जो है भाषा का शब्द है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो किंडर और गार्डन इस टाइप से अलग अलग होगा। किंडर गार्टन, तो किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्टन का अर्थ होता है बगीचा। तो किंडर गार्डन का अर्थ बालकों का बगीचा, इस टाइप से आपका होगा। 13 प्रश्न है, इनमें से कौन सा पिछड़े हुए बालक की विशेषता जो है वो नहीं है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि जो है उसका प्रदर्शन करते हैं। सामान्य, ये पूछा गया विशेषता नहीं है। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते हैं, ये सारी चीजें सही हैं। अपनी आयु के जो बालक हैं उनसे काफी पिछड़ जाते हैं, ये भी सही है। कम बुद्धि रखते हैं, ये गलत है। डी वाला आपका जो है यहाँ पर गलत है, पिछड़े वर्ग के बालक की विशेषताओं में। बाकी जो ये तीनों विशेषताएं लिखी हैं ये आपकी सही हैं, तो बस आपका डी वाला ही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है, यह सारे मानवीय संबंध और बातों पर छाया भी रहता है, किसने जो है ये कहा है? बताइए, क्लाइन, बोरिंग, लॉरेंस एफ सेफर या क्रो एंड क्रो? तो ये कथन जो है क्रो एंड क्रो का है, आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। 15 प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक? बताइए कौन सा सही होगा? उपेक्षा की बात की गई है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका भाषाई जो है वो सही होगा। वाइगोस्की के सिद्धांत में केवल आपका सांस्कृतिक, भाषाई नहीं जैविक होगा, क्योंकि
ये भी तो दिया गया है आपका भाषाई भी, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक, ये तीनों जो है, जो वाइगोत्स्की हैं इनके सिद्धांत में दिया गया है। इन तीनों की पक्ष की बात वाइगोत्स्की ने की है, पर जैविक की बात नहीं की है, जैविक पक्ष की उपेक्षा की है। बी वाला आपका आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं जो है वो माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या फिर अनअधिगम यानी कि अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, या फिर सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, या फिर सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो आप क्या कहेंगे कि व्यवहार का अध्ययन जो है वो सीखना है, ये आपका लक्षण में नहीं आएगा, क्योंकि जो व्यवहार होता है वो व्यक्ति के स्वयं के द्वारा मानसिक विकास के साथ विकसित जो है वो होता है। तो ये आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर, स्तंभ उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, या क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है, आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर जो है आपका सही होगा। जो मनोसामाजिक सिद्धांत होता है ना, इसमें क्या है कि बालक में मनोलैंगिक जो विकास होता है उसके साथ साथ मनोसामाजिक विकास की भी जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है। सिद्धांत ये आपका 8 अवस्थाओं में बटा हुआ है, जिसमें से जो चौथी अवस्था है वो आपकी है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। इस पर जो है इसलिए बल जो है वो दिया जाता है। 18 प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण जो है उसके लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, साखीय अभिक्रम, या फिर तैयारी और अर्जन। आंसर की बात करते हैं, कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी कौशल अंतरण एक गति है, ना कि जो है वो उद्देश्य। यही आपका सही होगा। कौशल के उदाहरण में कोई भी चीज सीख रहे हैं, कार चलाना, या फिर जो शॉर्ट हैंड है या आंसू लिपि में लिखना आदि, ये सब कौशल के उदाहरण है। और कौशल अंतरण में क्या होता है? एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कौशल जो है आपका एक गति है, ना कि उद्देश्य। 19 प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम जो शैली हैं उनको समायोजित करके, या मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वसामान्य मानदंड निर्धारित करके। आपको बताना है नीचे में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही जो है वो कौन सा होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ए, बी और सी वाला सही है, डी वाला यहाँ पर गलत है। बाकी जो सही है उनकी बात कर लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम जो शैली हैं उनको समायोजित जो है वो करके। अगला प्रश्न आपका है 20 की अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। सामान्यीकरण पर बल देना, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना, या फिर सूझ द्वारा सीखने का विकास करना। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो आप कहेंगे रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित जो है करना नहीं चाहिए। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण डेफिनेशन है आपकी ये संवेग की, कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था? वैलेंटाइन के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, रॉस के द्वारा, या पियाजे के द्वारा। बताइए कौन सा सही होगा? इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें, और लोग के साथ शेयर भी करते रहिएगा जो भी यूपी टेट की परीक्षा देंगे। आंसर की बात करते हैं तो वुडवर्थ का जो है ये कथन है, संवेग के लिए अंग्रेजी में हम शब्द यूज करते हैं इमोशन। इसकी उत्पत्ति हुई है इमोवेयर से, अर्थ होता है उत्तेजित होना। और वुडवर्थ ने कहा था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित जो है वो दशा होती है। मैंने अच्छा आपको शायद आपको एक ट्रिक से भी बताया था कि आपके अंदर संवेग आ रहे हैं और वो आपके अंदर उत्तेजना नहीं दिख रही है आपको उस संवेगों प्रति, जैसे क्रोध हो गया, भय हो गया, इस टाइप से, तो वो फिर क्या है संवेग? वो संवेग व्यर्थ है, वुडवर्थ है। ऐसे करके वर्थ से व्यर्थ जो है थोड़ा सा जोड़ के याद रख सकते हैं। बाकी वुडवर्थ की बहुत सी डेफिनेशन है, तो हर जगह व्यर्थ वर्ड को मत जोड़िएगा। 22 प्रश्न है, इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है आपको बताना है? प्यास, भूख, आदत, नींद। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आदत आपका जो है यहाँ पर सही होगा। आदत जो है ये
जन्मजात प्रेरक जो है वो नहीं होता है, ये अर्जित में आता है। जन्मजात जो प्रेरक होता है उसमें भूख, प्यास, निद्रा ये सारी चीज़ें होती हैं। अर्जित में क्या है जो हम अर्जित करते हैं, पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा, आदत ये सारी चीज़ें। 23 प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक का विद्यालय विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो आंसर की बात करते हैं। अवरोधन का मतलब होता है कि एक ही वर्ष से अधिक समय तक बच्चा एक ही कक्षा में रह रहा है, जिसको हम असफलता के अंतर्गत भी कह सकते हैं। पर इसी से ही मिलता-जुलता एक होता है अपव्यय। अधिकतर दोनों में से एक ना एक पूछा जाता है। एक होता है अपव्यय और एक होता है अवरोधन। अब अवरोधन हमने देख लिया ना, अवरोध मतलब रुकावट, एक ही कक्षा में रुके रहें। अपव्यय क्या होता है? बालक का अपनी जो प्राथमिक कक्षा है, वही पूरा किए बिना विद्यालय छोड़ देना, यानी कि बीच में ही छोड़कर चले जाना। इस अपव्यय का मतलब ये होता है ना कि पैसा बर्बाद हो जाए, कि बच्चा 6 महीना पढ़ा, उसके बाद छोड़ दिया, तो अपव्यय वो होता है। अवरोधन कि एक ही में साल एक ही क्लास में बार-बार रुका हुआ है। तो इस टाइप से दोनों में अंतर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 की समस्या समाधान का पहला चरण जो है वो कौन-सा है? ये क्वेश्चन आपका शायद 2020 के पेपर में यूपी टेट में शायद पूछा गया था। तो आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना, कौन सा सही होगा? समस्या समाधान का पहला चरण। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि समस्या की सबसे पहले की जाती है पहचान, फिर कहते हैं परिकल्पना जो है उसका निर्माण करना, फिर आता है आपका तथ्यों का संकलन करना या आंकड़ा संग्रहण, फिर आता है आपका परिकल्पना का विशिष्ट जो परिस्थिति है उनमें परीक्षण करना, फिर आपका आता है उसका व्यवहारिक यानी समाधान का व्यवहारिक प्रयोग। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। कई बार जैसे यहाँ पहला चरण पूछा गया, हो सकता है अंतिम चरण पूछ लिया जाए। टोटल 5 चरण आपके होते हैं। 25 प्रश्न। क्रोध व भय प्रकार किसके होते हैं? परिकल्पना के, संवेग के, मूल प्रवृत्ति के, अभिप्रेरणा के। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो क्रोध और जो भय हैं ये सभी प्रकार होते हैं आपके संवेग के। संवेग जो है उसके अंतर्गत आते हैं जो मैकडूगल हैं, उन्होंने 14 संवेगों की व्याख्या की है। आप सभी को मैंने सभी बताए भी हैं। अगला है सीखने और प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया? पावलोव ने किया, गेस्टाल्ट ने किया, थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने किया। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद या बंधन सिद्धांत ये सभी कहते हैं। अगला है आपका बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी जो हैं उनको क्या पढ़ाना चाहिए? ये औचित्य बताइए। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थी जो हैं उनकी भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या सामाजिक स्तर को पहचानने में, या आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो लास्ट के दो ऑप्शन सीधे कट जाएंगे। बी वाला आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। 28 प्रश्न है, वंचित जो शिक्षार्थी हैं उनके साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, या छात्र जो हैं समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो वंचित शिक्षार्थी हैं उस प्रकार की कक्षा में। तो और क्या आप ध्यान रखेंगे कि समावेशी शिक्षण प्रणाली को लागू तो करें, उनकी सफलता हेतु जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हैं उसकी भी अपेक्षा की जाती है। तो छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी आपका सही हो जाएगा जब वंचित शिक्षार्थियों के बारे में बात की जाएगी। 29 प्रश्न है आपका, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करना चाहिए, या फिर पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, या फिर गलतियां करने वाले जो शिक्षक हैं शिक्षार्थी हैं उनकी पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, या फिर गलतियां करने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनको कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ए वाला आपका ऑप्शन अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन जो है वो करना चाहिए। बाकी सब ऐसे ही कट जाएंगे, बाहर आप खड़ा नहीं कर सकते, पहचान करने में प्राचार्य से बात आप करेंगे नहीं, छोड़ना तो बच्चों को बिल्कुल आपको है ही नहीं है।
तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस पोर्शन का, इसके बाद हम हिंदी के प्रश्न देखेंगे कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये जो निष्कर्ष है वो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जे बी वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा या जीन पियाजे? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ये जो है अल्बर्ट जो बंडूरा हैं उन्होंने अपने निष्कर्ष में जो है वो बताया था। उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसमें ये पाया था कि किशोरावस्था में किशोर को यदि आक्रामक व्यवहार का अधिकतर मौका मिलता है तो उसमें आक्रामक व्यवहार अधिक प्रबल पाया जाता है। फिल्मों में दिखाए गए जो हिंसात्मक व्यवहार है उसको भी बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो ये सारी चीजें इन्हीं के द्वारा बताई गई थी। अब बढ़ते हैं हम हमारे हिंदी के प्रश्नों की तरफ, जो कि 31 से 39 तक आपको सबसे पहले एक गद्यांश देखने को मिलेगा राष्ट्रीय पर्व से संबंधित। पैराग्राफ में राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक समारोह इन्हीं के बारे में बताया गया है कि गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी सुनाई जाएं। माता पिता, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है, लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रस बस जाएं, भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे। इस टाइप से दे रखा है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसीलिए हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। संस्कृति और समाज से संबंधित है, कविताओं के बारे में बताया गया है, जीवन शैली के बारे में, ये सारी चीजें। डायरेक्ट प्रश्न पढ़ते हैं 31 इस पर बेस्ड कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, ये माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही जो है वो लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जो पैराग्राफ है उसके द्वारा सही होगा, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चों पर यह प्रभाव देखने को जो है वो मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति का लक्ष्य है, हर माता पिता चाहते हैं वो लक्ष्य जो है उनका बच्चा प्राप्त करे। 32 प्रश्न है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, ये सीखना बहुत ही कठिन काम है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध ही नहीं है, या इससे बच्चों का बहुत समय जो है वो नष्ट होता है। कौन सा सही होगा। तो स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, तो गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, ये इसका रीजन यहाँ पर पैराग्राफ में बताया गया है। अगला है गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही जो है वो नहीं है। चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो समाज में इनकी व्यापक सहमति जो है वो नहीं है, ये कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि समाज में इनकी व्यापक सहमति है ऐसा पैराग्राफ में बताया गया है, क्योंकि प्रश्न में सही नहीं है जो है वो पूछा गया था। अगला देखते हैं 34 कि शिक्षा जो व्यवस्था है गीत कविता को किस दृष्टि से जो है वो देखती है, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में, बाधक के रूप में या साधक के रूप में? कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बाधक के रूप में जो है आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही होगा। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है, क्योंकि जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बहुमूल्य समय होता है ना उसको नष्ट जो है वो करती है। 35 प्रश्न, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो गलत है, सही नहीं है, ये बताना है। तो इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये जो है बिल्कुल गलत है। तो बस डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। 36 है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, स्कूल, शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे या माता पिता? आंसर की बात करते हैं तो बच्चों के लिए जो लक्ष्य है उनके माता पिता निर्धारित करते हैं, डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया कौन सी है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो मैंने बताया भी था इसको निकालने की ट्रिक, सकर्मक आपका सही होगा। जो दो प्रश्न थे क्या किसको करके उनका आंसर मिल रहा है, तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक, वो सारी चीजें हमने पहले बात की हैं। 38 प्रश्न, सांस्कृतिक में प्रत्यय जो है वो है एक प्रत्यय, का प्रत्यय, अकर्मक या कृतिक? कौन सा सही होगा। तो सांस्कृतिक इक आ रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, आंसर आपका इक प्रत्यय यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा, स्वीकार, अच्छा, पसंद या प्रस्ताव? कौन सा इनमें से सही होगा। तो आपका स्वीकार जो है वो सही होगा, मंजूर का समानार्थी शब्द। अगला है 40 प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है, बताइए इनमें से। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए, लिखित आकलन, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान जो है ये, या कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें? देखिए प्राथमिक स्तर की बात की गई है, सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर यह है, और हिंदी भाषा सिखानी है। दृश्य श्रव्य जो सामग्री है
इसका यूज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके लिए यहाँ पर प्रिंट समृद्ध परिवेश ये ज़्यादा ज़रूरी है कक्षा में हिंदी भाषा सिखाने के लिए भी आप कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के दृश्य, चित्र, सामग्री इनका यूज़ करके प्राथमिक स्तर की भाषा को समझने में और आसानी होती है। तो आपका ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 41 बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई जो अनुभव है उनका उचित जो है वो प्रयोग किया जाए। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। तो क्या होगा? बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कहेंगे कि बच्चा का जो भाषाई अनुभव है, उसका उचित प्रयोग जो है वो किया जाए। इसका निहितार्थ ये होगा, ये आपका सही हो जाएगा। जिससे बच्चों में भाषाई सृजनात्मकता की जो क्षमता है वो अपने आप जो है वो बढ़ाई जा सके, सहज जिसको हम कह सकते हैं बढ़ाई जा सके। बाकी सभी ऑप्शन कट जाएँगे कि भाषा ही ना सिखाई जाए, भाषा को बोलचाल की सुधारा जाए, ये सारे। 42 प्रश्न है कि भाषा सीखने-सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक अंतःक्रिया? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से तो आप कहेंगे सामाजिक अंतःक्रिया जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसमें? भाषा सीखने-सिखाने में। तो यही आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 43 कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास का होना चाहिए कि वे बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना जो शक्ति है उसको बढ़ने के अवसर दें या बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान जो है वो दें। तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास ये होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति जो है उसको बढ़ने के अवसर प्रदान करें। ये वाला आपका ऑप्शन सबसे सही होगा। अगला देखते हैं 44 प्रश्न कि कक्षा 5 के बच्चे का भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन-सी बात जो है उसको घबराता है, बिल्कुल गलत है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये है ना भाषा आकलन जब बच्चा का आपको करना है, तो जो अपने विचार स्वयं से प्रकट करता है ना, उससे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इसी सवाल का सबसे कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा 5 के बारे में। अब कक्षा 5 का जो बच्चा है, वो इस प्रेमचंद की कहानी से अगर पूरी तरीके से अवगत ही नहीं है, तो फिर वो कैसे अपने मन के भाव को बता पाएगा? बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों से पूछकर पता करो कौन से किस बात से घबराता है, ये सारी चीज़ें वो बता सकता है। इसमें आप भाषा आकलन कर सकते हैं कक्षा 5 के बच्चे का। ऐसे ही केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो इसे किन-किन कामों में परेशानी होगी? तो ये सारी चीज़ें कक्षा 5 का बच्चा बता सकता है। 45 प्रश्न है कि डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। संप्रेषण, लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो संप्रेषण जो है ये भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, ये आपका सही होगा। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। अगला है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अधिकतर क्वेश्चन वैसे ये सब जैसे इसमें वन लाइनर में है तो ऐसे आ सकते हैं, बट थोड़े ज़्यादा लंबे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अब आपको सीटेट में ही देखने को मिलते हैं। पर उनसे चीज़ों को आप सीख ज़रूर सकते हैं जो यहाँ भी आपको हेल्प करेंगी। आंसर की बात करते हैं यहाँ पर तो सुनी हुई कहानी को शब्दशः लिखना, ये सुनना और लिखना की जो कुशलता है उसका आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो हो सकता है। अगला है सार्थक पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। तो ये भाषाई व्यवहार किस प्रकार का दर्शाता है? तो आप कहेंगे कि उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, यही आपका सही हो जाएगा। कभी-कभी वाक्यों, शब्दों की इसलिए वो पुनरावृत्ति जो है वो करता है। अगला हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य कौन-सा नहीं है? तो आपके डायरेक्ट हम आंसर की बात कर रहे हैं कि भा बच्चे जो हैं उनकी भाषागत त्रुटियाँ जो हैं उनकी ही पहचान करना, ये आपका उद्देश्य नहीं है आकलन का, क्योंकि अन्य जो प्रक्रिया है, अन्य जो पक्ष हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। 49 है आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण जो है वो क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही होगा, कोई भी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ये प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण जो है आपका हो सकता है। अगला है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन-सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है, तो आप कहेंगे चारों ऑप्शन में से बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता जो है वो होती है, ये कथन आपका सही है। ऊपर के जितने प्रश्न थे सब थ्योरी बेस्ड थे इसलिए हम डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं। अब जो प्रश्न वैसे होंगे बताने वाले उसमें हम आपको भी समय देंगे। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? बताइए किसमें होती है? मैंने बताया था ना ग्राफ बनाने से संबंधित है, ग्राफ जब लिख रहे हैं तो लिखने से संबंधित आ जाएगा, तो बस ये लिखने से संबंधित जो कठिनाई है उसके अंतर्गत आपका आता है।
इसमें वर्तनी, हस्तलेखन, कॉम्प्रिहेंशन ये सभी जो है कौशल प्रभावित होते हैं। 52 है प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? 4 ऑप्शन है। बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध जो लेखक हैं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, या नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली जो रचनाएं हैं, ये प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है। अच्छा, प्राथमिक स्तर पूछा गया तो रचनाएं नहीं आएंगी। बहुत प्राथमिक स्तर की बात आ रही तो नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर पर इन्हीं से ज़्यादा सीखते हैं। रचनाएं वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बी वाला ऑप्शन भी आपका हो सकता है, पर ये थोड़ा सा जो लेवल है प्राथमिक स्तर से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तब बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। बाकी वैसे प्राथमिक स्तर के हिसाब से डी वाला आंसर यहाँ पर होना चाहिए। 53 है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, या शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो होती हैं वो कार्य करती हैं संसाधन के रूप में। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के भाषिक आदान-प्रदान का अवसर वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे एक को कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही, दूसरे को कोई दूसरी आ रही, तो वो एक-दूसरे को सिखा रहे हैं। तो ये क्या है, अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 54 है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार जो है वो क्या होता है? भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएँ, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, या भाषा का लिखित आकलन? आंसर की बात करते हैं तो भाषा का उपलब्ध परिवेश आपका सही होगा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में डिफरेंस। अगला देखते हैं, 55 से 60 जो प्रश्न है वो आपके पंक्तियों पर आधारित दे रखे हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये पंक्तियां कुछ दे रखी हैं। सबसे पहला इसी पर बेस्ड है कि कविता की जो पंक्तियां उसमें यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। आप क्या कहेंगे इन चार ऑप्शन में से? अनिश्चितता की ओर जो है संकेत जो है वो किया गया है। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो आपका जो सुमन है ये सुख से संबंधित है, कंटक जो है वो दुख से संबंधित है। तो सुख और दुख वाला यहाँ पर प्रतीक सही होगा। 57 है आपका, ये जो कविता है उसकी पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा जो है वो दे रहा है? चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो हर स्थिति में साहस दिखाने की प्रेरणा जो है वो दे रहा है। बिल्कुल भी कोई प्रश्न जो है समय हम व्यस्त नहीं कर रहे हैं। रीज़न ये है कि जो क्वेश्चन थोड़े थ्योरी बेस्ड होते हैं, हम उनको चीज़ों को समझ के लिख सकते हैं, इसलिए हम उसमें डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो थोड़े से उस टाइप के वन लाइनर टाइप के, कोई पर्यायवाची, कोई उस टाइप की कोई रचना पर आधारित, तो उनमें हम आपको समय देते हैं। 58 प्रश्न है कि इस जीवन जो यात्रा है, इसमें इनमें से आपको बताना है कौन-सा सही होगा। तो कुछ भी निश्चित नहीं है, ये पैराग्राफ में जो है वो बताया गया है। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी जो है वो शब्द कौन सा नहीं है? सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। 60 तक आपके टोटल प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन इसके बाद हम भी पूछेंगे। आंसर की बात करते हैं तो आपका तटनी जो है सही होगा, सरित का समानार्थी ये जो कि नहीं है। वैसे तटनी तो सरित का पर्यायवाची होता है, तटनी नहीं होगा आपका, नद भी होता है, जयमाला, प्रवाह जो है आपका सही होगा बिल्कुल। प्रवाह एक्चुअल में कन्फ्यूज़न इसलिए मैं हुआ क्योंकि यहाँ सरित नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था सरिता। यहाँ पर नद नहीं होना चाहिए था, नदी होना चाहिए था। ये जयमाला नहीं होना चाहिए था, ये जलमाला होना चाहिए था। एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी मिसप्रिंट है, इस चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखिए। सरिता जो है उसके पर्यायवाची तटनी होता है, और उसमें आपका नदी भी आता है, जलमाला भी आता है। तो ये आपका ऑप्शन तब प्रश्न इस तरीके से जो है वो सही होगा। प्रवाह जो है सरिता का समानार्थी नहीं होता या पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। अनिश्चित शब्द में कौन-सा प्रत्यय जो है वो आ सकता है, ये आपको बताना है। ती प्रत्यय, ता प्रत्यय, ते या ती, कौन-सा सही होगा? इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो अनिश्चित शब्द में जो प्रत्यय है वो है आपका, लास्ट में क्या आ रहा है?
ता आ रहा है, पर प्रश्न कह रहा है कौन सा प्रत्यय लगाया जा सकता है, यानी उसको लगाने के बाद कुछ शब्द बनाया जा सकता है। तो अनिश्चितता शब्द आपका ता प्रत्यय लगाकर बनाया जा सकता है। बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है। ए ऑप्शन है सह्याद्री, बी ऑप्शन है पूर्वांचल, सी है अन्नामलाई और डी है अरावली। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।